अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहवदी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान इकरा रियाज़। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहवदी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएँ कैसी तबीयत है आपकी? ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है सर। आज के दिन में काफ़ी गहमा-गहमी रही है, बहुत अहम-अहम खबरें सामने आई हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे जुडिशल कमीशन के इजलास को लेकर। तो हमने देखा कि जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ है और 2 जजेस की जानिब से इस पे बायकॉट भी किया गया। तो इस मुतालिक आप क्या कहेंगे ओवरऑल? हुँ, देखिए बायकॉट किया मंसूर अली शाह साहब ने, मुनीब अख्तर ने, बैरिस्टर गौहर ने और बैरिस्टर अली ज़फ़र ने। तो ये समझ आ गई कि पीटीआई एक तरफ है और बाकी सब एक तरफ हैं। तो हम इसको पीटीआई का बायकॉट कहें या जजेस का बायकॉट कहें, टेक्निकली ये एक ही ग्रुप का बायकॉट मैं समझता हूँ जिसमें मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर और पीटीआई के दोनों एमएनए शामिल हैं। लेकिन आप देखें ना इस बाइकआउट का कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता। अगर आप जुडिशल कमीशन का एलामिया पढ़ें, तो उसमें सबसे पहले ये बात ज़ेर बहस आई है कि जी इस इजलास के और जजेस की तैनाती पर जो इतराज़ात हैं और ये ख़त आए हैं कि अभी जजेस को तैनात ना किया जाए। इस हुँ, नुक्ते पर जुडिशल कमीशन में वोटिंग हुई और अक्सरियत ने वोट दिया कि ये जो जजेस ख़त लिख रहे हैं, ये गैर कानूनी और गैर आईनी है और जुडिशल कमीशन का इजलास जारी रखा जाए और जजेस को तैनात किया जाए। इसका मतलब है जुडिशल कमीशन की अक्सरियत जो है, वो मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर, अतर मनिल्ला और जस्टिस आयशा के खतों से मुतमईन नहीं थी। वो समझ रही थी कि वो गलत बात कर रहे हैं, लिहाजा उन्होंने उनके खत को मुस्तरद कर दिया। देखिए ना, आप ये तो नहीं कह सकते कि जस्टिस मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर, अतर मनिल्ला या जस्टिस आयशा के खत ज़ेर गौर नहीं आए। जुडिशल कमीशन में उनके खत ज़ेर गौर आए हैं। उन पर हुँ, बात हुई है, उसके बाद उनके ऊपर वोटिंग हुई है और अक्सरियत ने जो है उनके खिलाफ वोट दिया है और उसके बाद ये फैसला हुआ कि जुडिशल कमीशन का इजलास जारी रखा जाएगा। ये लोग बायकॉट कर गए, वो इजलास जारी रहा। अब इजलास में सुप्रीम कोर्ट के 6 जजेस तैनात हो गए हैं, जिसमें चीफ जस्टिस पेशावर, चीफ जस्टिस बलूचिस्तान, चीफ जस्टिस सिंध और चीफ जस्टिस 4 तो चीफ जस्टिस प्रमोट हुए हैं। कौन इन इन एलिवेशंस पर इतराज़ कर सकता है? मुल्क के 4 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस को प्रमोट किया गया है, तो इसका मतलब है तैनाती एलिवेशंस तो मेरिट पे हुई ना, कोई पिक एंड चूज़ तो नहीं हुआ। चारों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस को प्रमोट किया गया है और वो बाकी 2 हाई कोर्ट से सीनियर जजेस को प्रमोट किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को आर्टिकल 181 के तहत इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का 1 साल के लिए एडिशनल जज लगाया गया है। वो भी आइन में प्रोविजन मौजूद है। तो इसलिए मेरे ख्याल में जुडिशल कमीशन तो कामयाब इजलास रहा, तैनातियां हो गईं। आप कह सकते हैं 26वीं आईनी तरमीम की तकमील आहिस्ता-आहिस्ता कदम ब कदम आगे बढ़ रही है और 26वीं आईनी तरमीम के जो मुखालफिन हैं, उनको हर कदम ब कदम शिकस्त हो रही है। आज जस्टिस मंशूर अली शाह, मुनीब अख्तर, अतर मनिल्ला और जस्टिस आयशा की शिकस्त का दिन था। आज बैरिस्टर अली ज़फ़र और बैरिस्टर गौहर की शिकस्त का दिन था। आज पार्लिमान की फतह का दिन था, आज आइन की फतह का दिन था। 26वीं आईनी तरमीम एक आईनी तरमीम है जो आइन में शामिल है। अगर 26वीं आईनी तरमीम को आप आइन का हिस्सा नहीं मानते, तो आप आइन को ही नहीं मानते क्योंकि वो आइन का बुनियादी जुज़्व है। अब अभी तक मुअत्तल तो नहीं है। तो मेरे ख़्याल में और आज जो सबसे कमाल बात हुई कि सुबह सुप्रीम कोर्ट बार ने, सिंध बार ने, बलूचिस्तान बार ने, पंजाब बार कौंसिल ने, तमाम बड़ी बार्स ने जुडिशल कमीशन के इजलास की हिमायत का ऐलान कर दिया। और उन्होंने जजेस की तैनाती को और जजेस की नामजदगी की हिमायत का ऐलान किया और कहा कि जुडिशल कमीशन अपना इजलास जारी रखे। हम जो बाहर एहतजाज हो रहे हैं उसका साथ नहीं देते हैं। तो जब हुँ। मुल्क की तमाम बड़ी बार्स और जुडिशल कमीशन की अक्सरियत नए जज लगाने पर मुत्तफिक थी, तो फिर अकलियत का क्या अख्तियार रह जाता है? आप देखें ना, अक़लियत का तो कोई इख्तियार नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर अक़लियत में थे। अब उनका बायकॉट होना या उनका मौजूद होना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मंसूर अली शाह साहब तो पहले ही कहते हैं मेरे कैंडिडेट को कोई वोट नहीं डालता। तो लिहाज़ा मेरे ख़्याल में उनके बायकॉट की भी कोई अहमियत नहीं है। उनका ख़त ज़ेर गौर आया, मिनट्स ऑफ द मीटिंग में मौजूद है। उस ख़त पर वोटिंग हुई, वो भी मिनट्स ऑफ द मीटिंग में मौजूद है। अब अगर वो समझते हैं कि ख़त नहीं होना चाहिए था, पिटीशन कर लेते। तो वो आईनी बेंच के सामने लग जाती। उन्होंने मंसूर अली शाह ने खुद खत लिखने का ऑप्शन लिया ना।
उनके पास अगर वो हुँ। ये चाहते हैं कि वो समाप्त हो, तो वो पिटीशन दायर करते। पिटीशन दायर करते तो वो आईनी बेंच के सामने लगती और पिटीशन का फैसला आईनी बेंच करता। तो आज के खत का फैसला जुडिशियल कमीशन ने वोटिंग के साथ करना था। खत को तो आप पिटीशन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर हुँ। मंसूर अली शाह साहब ये चाहते कि उनका जो मौक़िफ़ है वो कोई अदालत सुने, तो उनको पिटीशन दायर करनी चाहिए थी, खत नहीं लिखना चाहिए था। अगर खत लिखेंगे तो जुडिशियल कमीशन में ज़ेर गौर आया, कानूनी तरीक़ाकार के मुताबिक उस पर वोटिंग हुई, वो मुस्तरद हुआ, बात आगे बढ़ गई। तो सर आपको क्या लगता है कि अब जो खतों का सिलसिला है इसको फुल स्टॉप लग जाएगा आज के इजलास के बाद? या अभी और भी लिखे जाएँगे? ना भी लगे गैर अहम हो गए ये खत। हुँ। मतलब ये चाहे इमरान खान के आर्मी चीफ को खत हों और चाहे मंसूर अली शाह के खत हों, ये सब गैर अहम हो गए। मंसूर अली शाह के खतूत देख लें या इमरान खान के खतूत देख लें, तो टेक्निकली तो एक ही लाइन है, एक ही पॉलिटिकल लाइन के तहत खतूत लिखे जा रहे हैं। मैं इनको खतूत को कोई अलग-अलग खतूत नहीं मानता। मैं समझता हूँ कि ये एक ही सियासत के 2 रंग हैं। तो मैं तो सारी खतो-खताबत जो है, चाहे आप मंसूर अली शाह के खतूत देख लें, चाहे आप इमरान खान के खतूत देख लें, मैं समझता हूँ कि ये एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। एक रैकेट बेनकाब हुआ और खतों का सिलसिला चाहे आगे जारी भी रहे और ये गैराम हो गया। सर आगे बात करेंगे कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो रिप्रेजेंटेशन लिस्ट थी, उसको मुस्तरद कर दिया है। तो इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? देखिए, 5 जजेस ने ये कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कि जो जज ट्रांसफर होके इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए हैं, वो दोबारा हलफ लें और उनकी पहली जो सीनियरिटी है वो खत्म हो गई है। हुँ, अच्छा, ये बात एक गैर मंतकी बात थी, इसको कौन मानेगा? हुँ, मतलब आप कहेंगे कि जी ये कोई 2 अलग-अलग मुल्क हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट, 2 अलग-अलग मुल्कों के हाई कोर्ट्स हैं। या बलूचिस्तान हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट 2 अलग-अलग मुल्कों के हाई कोर्ट हैं, कोई इंडियन हाई कोर्ट से ट्रांसफर होके आए हैं। या सिंध हाई कोर्ट से जो आया है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो क्या श्रीलंका के हाई कोर्ट से ट्रांसफर होके आया है कि उसको दोबारा उसने पहले श्रीलंका के आइन पे हलफ लिया हुआ था, तो अब उसको पाकिस्तान के आइन पर हलफ लेना है। मतलब एक फ़िज़ूल बात है ना, हुँ, एक ही मुल्क है, एक ही हलफ है, एक ही हाई कोर्ट्स के जजेस के लिए तमाम हलफ एक जैसा है। क्या लाहौर हाई कोर्ट के जज का हलफ जो है वो सिंध हाई कोर्ट के जज के हलफ से मुख्तलिफ हलफ है? या इससे बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जज का हलफ जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के हलफ से मुख्तलिफ है? एक ही मुल्क है, एक ही आईन है, तमाम हाई कोर्ट के जजेस एक ही हलफ उठाते हैं, उनकी एक ही दिन से सीनियरिटी है। उनको भी ये तकलीफ थी कि जैसे सरफराज डोगर जो हैं वो सीनियर मोस्ट हो गए हैं। मैंने पहले भी कहा है जैसे सरफराज डोगर जून 2015 में जज बने हैं, मोहसिन अख्तर कियानी दिसंबर 2015 में जज बने हैं। सरफराज डोगर साहब 6 महीने सीनियर हैं। यहाँ तो 1 दिन की सीनियरिटी नहीं मान वो 6 महीने सीनियर हैं, तो उनका 6 महीने कहाँ चला जाएगा? कहीं भी नहीं जा सकता। तो मेरा हुँ। ज़ाती तौर पे ये ख़्याल है कि वो सीनियर थे, सीनियर हैं, सीनियर रहेंगे। वो इस्लामाबाद के ये 5 जज ना अब चाहे आईनी बेंच के आगे पिटीशन भी कर लें, इनकी पिटीशन भी मुस्तरद हो जाएगी क्योंकि ये बात ही गलत कर रहे हैं, हक़ाइक़ के बरअक्स कर रहे हैं। तो ये जो ख़त-ओ-ख़िताबत शुरू हुई हुई है ना, चाहे वो ख़त अडयाला से लिखे जा रहे हैं, चाहे वो ख़त इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लिखे जा रहे हैं, चाहे वो ख़त सुप्रीम कोर्ट के कोई जज लिख रहे हैं, तो मैं तो समझता हूँ कि चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने बहुत बरवक़्त फ़ैसला किया है। और उनकी रिप्रेजेंटेशन कर दिया। वो अब चाहें तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के आगे अपनी अपील कर लें या पिटीशन कर लें। दोनों सूरतों में उनके पास दोनों फैसले हैं, लेकिन चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फैसला कर दिया है और जस्टिस सरफराज डोगर अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो जाएंगे। मुझे लगता है अब 3 हाई कोर्ट्स में नए चीफ जस्टिस लगने हैं, 4 में। देखिए ना, चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट एलिवेट हो गए, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट एलिवेट हो गए, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट एलिवेट हो गए, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट एलिवेट हो गए। तो अब तो जुडिशियल कमीशन ने 4 हाई कोर्ट्स में नए चीफ जस्टिस लगाने हैं और वो अपने मेरा ख्याल है अगले 1-2 दिनों में अब चारों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान की तैनाती के लिए आईनी तरीकाकार निकाला जाएगा और चारों हाई कोर्ट्स में हम नए चीफ जस्टिस देखेंगे। बहरहाल ये जो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशंस हुई हैं, इनमें लाहौर हाई कोर्ट के जो सुपरसीडेड जजेस थे, बाकर नजफी और शुजात अली खान, उन दोनों को एलिवेट नहीं किया गया। देखिए, वो इस चक्कर में बैठे थे कि उनको एलिवेट कर लिया जाएगा, तो वो सुपरसीड होकर भी बैठे थे। लेकिन मुझे ऐसे लगा है कि सुपरसीडेड को कोई रोल आगे ना देने का फैसला है, ताकि मंसूर अली शाह
और जो सुपरसीड हुए हैं उन्हें ये समझ आ जाए कि जो सुपरसीड हो जाता है उसने घर ही जाना है। उसको उसका बाद में कोई चांस नहीं है। ये आज शुजात अली खान और बाकर नजफी को एलिवेट ना करके मंसूर अली शाह को पैगाम दिया गया है कि आप सुपरसीड हो चुके हैं। बेहतर यही है कि अब आप घर चले जाएँ। क्या आप खामोश हो जाएँ? सर आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे वुकला एहतजाज को लेकर। तो वुकला का एहतजाज हुआ है और पुलिस और वुकला के दरमियान झड़पें हुई हैं। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये होना चाहिए था? ये वक़्त की ज़रूरत था या ये गलती है? देखिए ये जो एहतजाज था ना, ये हुँ। तहरीक-ए-इंसाफ के वुकला विंग की तरफ से मतलब हामिद खान, सलमान अकरम राजा हुँ, या हुँ। जो बार्स पीटीआई ने जीती हैं, उन्होंने आज ये एहतजाज का ऐलान किया था, जिनमें लाहौर बार है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार है। अच्छा, अब सूरत-ए-हाल ये है कि एक तो लॉन्ग मार्च नवाज़ शरीफ ने किया था, गुजरांवाला फैसला हो गया था। ये हुँ। वुकला के लॉन्ग मार्च में तो कोई फैसला नहीं हो सका और मुलतवी हो गया और जुडिशल कमीशन में तैनातियाँ भी हो गई, तो टेक्निकली तो ये लॉन्ग मार्च नाकाम हो गया ना। आज वुकला तहरीक को बहुत बड़ी नाकामी हुई। आज हामिद खान की और सलमान अकरम राजा की एक और नाकामी का दिन है कि वो जुडिशल कमीशन का इजलास तो नहीं रोक सके और वो इसलिए नहीं रोक सके कि उनके साथ वुकला की मतलूबा तादाद नहीं थी। मतलब अगर कोई 10-20 हज़ार, 25 हज़ार वुकला होते, 50 हज़ार वुकला होते, तो मैं मानता हूँ जुडिशल कमीशन का इजलास नहीं हो सकता था। अगर आज 20 हज़ार, 25 हज़ार, 50 हज़ार वुकला सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद होते, तो अंदर कैसे जुडिशल कमीशन का इजलास हो सकता था? पर आपकी तो तादाद ही बहुत कम थी। आप तो चंद 100 थे। चंद 100 के साथ तो कुछ भी नहीं हो सकता। ये इमरान खान को मुतअद्दिद बार बताया गया। आज हामिद खान और सलमान अकरम राजा को भी समझ आ गई होगी कि मुल्क की बड़ी बार्ज उनके साथ नहीं है, लिहाजा उनका लॉन्ग मार्च आज नाकाम हो गया। आज हामिद खान और सलमान अकरम राजा की नाकामी का दिन था। वो जुडिशल कमीशन का इजलास रोकना चाहते थे। उन्होंने मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर के खत की रोशनी में जो आज का लॉन्ग मार्च रखा था कि अंदर से वो खत लिख रहे थे, बाहर से ये लॉन्ग मार्च कर रहे थे। डिजाइन तो ये था ना कि हजारों वकील पहुंच जाएंगे और बाहर से ये जज जो है वो घुस जाएंगे सुप्रीम कोर्ट और फिर चीफ जस्टिस को दुम दबा के भागना पड़ जाएगा और कोई जुडिशल कमीशन का इजलास नहीं होगा, कोई तैनाती नहीं होगी और ये आज फतह का जश्न मनाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इनके साथ लोग ही नहीं थे, वकील गए ही नहीं। चंद 100 वुकला के साथ तो आप मुल्क में कोई कानूनी इनकलाब नहीं ना ला सकते। आप लाहौर बार में ही कह रहे थे हमारे पास 25,000 मेंबर है। भाई वो कहाँ है 25,000 मेंबर? आज इस्लामाबाद में तो नजर नहीं आया। इस्लामाबाद बार में कितने हजार मेंबर है वो तो आज नजर नहीं आया। तो पीटीआई के लोग कहाँ थे आज हामिद खान वगैरह के साथ? तो मेरे ख्याल में इनको समझ होनी चाहिए हामिद खान वगैरह को कि जो वुकला तहरीक पिछली कामयाब हुई थी वो नवाज शरीफ की वजह से कामयाब हुई थी, वकीलों की वजह से नहीं हुई थी। वकील तो साल से खज्जल कर रहे थे, हो रहे थे। जब नवाज शरीफ बाहर निकला तो वो कामयाबी हुई। तो आज हामिद खान और सलमान अकरम राजा की भरपूर नाकामी का दिन था और मेरे ख्याल में मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर, अतर मनिल्ला और जस्टिस आयशा भी उनसे नाराज होंगे। इट वाज़ अ डार्क डे। सर आगे बढ़ेंगे, आखिर में बात करेंगे रेमिटेंस को लेकर। तो हम देख रहे हैं कि जनवरी की रेमिटेंसेस में खातिर-ख्वाह इज़ाफ़ा देखने में आया है। जो पीटीआई की जानिब से कॉल दी गई थी कि रेमिटेंसेस रोक दो, वो नाकाम हो गई। ये एक और नाकामी है आज पीटीआई के लिए, तो क्या कहेंगे? हाँ, देखिए 25% इजाफा है जनवरी की रेमिटेंसेस में। जनवरी 2024 की निस्बत में जनवरी 2025 की रेमिटेंस $3 बिलियन आए हैं और ये 25% इजाफा है एज कंपेयर टू 2024 और रेमिटेंसेज में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मैं समझता हूँ जितनी इमरान खान सिविल नाफरमानी की कॉल में लोगों को कह रहे हैं ना पैसे ना भेजें, लोग उतने ज्यादा पैसे भेज रहे हैं। मुझे तो अब ये नजर आ रहा है कि इमरान खान की सिविल नाफरमानी की तहरीक और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को ये अपील कि आप रेमिटेंसेस ना भेजें, उसका उल्टा असर हो रहा है और लोग ज्यादा रेमिटेंसेस भेज रहे हैं। आप देखें 25% ज्यादा आ गई रेमिटेंसेस। इसका मतलब है लोगों ने रिएक्ट किया है इमरान खान की कॉल पे कि आपकी कॉल गलत है, आप मुल्क के खिलाफ कॉल दे रहे हैं, हम ज्यादा पैसे भेजेंगे। लोग इमरान खान की जिद में और इमरान खान की कॉल को नाकाम और मुस्तरद करने में ज्यादा पैसे भेज रहे हैं और इसीलिए रेमिटेंसेज में इजाफा हो रहा है। मेरे ख्याल में ये जो लोग बाहर बैठ के चूरन और मंजन बेच रहे थे कि जी ओवरसीज पाकिस्तानी तो बड़े दीवाने हैं, वो इमरान खान को कहेंगे, इमरान खान आवाज देंगे तो वो पैसे नहीं भेजेंगे, हम पैसे बंद कर देंगे, ये फिगर्स उनके मुंह पे चपेड़ है।
कि लोग अपने घरवालों को पैसे भेजते हैं, लोग किसी सियासतदान को तो पैसे भेजते नहीं हैं। इतने वो आपके साथ हों तो वो पैसे ना रोक लें। मेरे ख़्याल में लोग अपने रोज़गार के लिए गए हुए हैं, लोग रोज़गार के लिए पैसे भेजते हैं। लोगों ने पीटीआई की और इमरान खान की कॉल को जूती की नोक पे रखा है और ज़्यादा पैसे भेजे। तो नाज़रीन ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।